गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रे जोन वॉर। आप देख सकते हैं ग्रे जोन युद्ध। आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये आपके करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ यूपीएससी मेंस जो इंटरनेशनल रिलेशन है और उसके साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये दोनों को कवर अप करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं आज, ग्रे जोन युद्ध। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए, जहाँ या बात की जा रही है युद्ध की, ठीक है, तो यहाँ एक नाम आता है ग्रे जोन युद्ध की। जब बात करते हैं ये इस रणनीति की जब बात कर रहे हैं, यहाँ एक नाम आता है एक देश का, चाइना। इट मीन्स कि चाइना जो है, चीन जो है, वो इस युद्ध नीति को अपना रहा है। तो हम लोग इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो आप देखिए, जब भी युद्ध की कहीं बात की जा रही है, इट मीन्स कि जो भी देश इससे रिलेटेड है, इट मीन्स वो अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है, वो अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाह रहा है। जैसे आपने देखा होगा 90s से पहले का जो समय था, यूएसए और यूएसएसआर में होड़ लगी हुई थी कि किसका वर्चस्व होगा। फिर फाइनली 91 में जाकर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और यूएसए जो है एक बहुत ही शक्तिशाली कंट्री के रूप में वो उभर कर आता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह चाइना के बारे में, चाइना तो हमेशा से ही विवाद में के घेरे में रहा ही है और आपने हमेशा सुना होगा चाइना के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे कि आप देखते कहीं ये घुसपैठी की तरह कहीं किसी सीमा क्षेत्र में घुस जाता है या फिर किसी क्षेत्र को अपना बता देता है। तो ऐसी कई सारी विवादास्पद बातें यहाँ से जुड़ी हुई है चाइना से। आपने देखा हो, सुना होगा राइज ऑफ चाइना का कॉन्सेप्ट एक बार चाइना ने दिया था, चाइना का उदय। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा, भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो चाइना जो है उसने एक नीति अपनाई थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। तो मोतियों की माला क्या, पहनने वाला माला नहीं, वो माला क्या था कि इसको पूरी तरह से यहाँ से यहाँ, पूरी तरह से मतलब भारत को इस तरफ से पूरा घेरने का नीति था, वही था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो हम लोग खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो एक ओवरऑल मैंने बताया कि चाइना की जो रणनीति हमेशा से ऐसी रही है कि वो हमेशा से विवाद में रहा है। तो अभी एक नया मुद्दा निकल कर यहाँ पे नए टॉपिक को देखा जा रहा है, ग्रे जोन युद्ध। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। चाइना जो है ये कर क्या रहा है, इस नीति इस को जो अपना रहा है, तो ये कहाँ कहाँ पर, तो ये चाइना, ताइवान, उसके अलावा जो आपका साउथ चाइना सी और इंडिया का खास करके जो सीमा विवाद क्षेत्र, जो विवादित क्षेत्र है, जो सीमा है भारत का, यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे जगहों पर ये क्या कर रहा है, चाइना जो है वो अपनी इस ग्रे जोन युद्ध नीति को अपना रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये है क्या, ग्रे जोन युद्ध होता क्या है। देखिए, यहाँ युद्ध की बात की जा रही है तो दो टर्म आप समझिएगा, दो टर्म मैं लिखती हूँ आप यहाँ पर। एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष और एक होता है शांति। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष और एक होता है शांति। तो आप ये जान लीजिए, ग्रे जोन युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है ये प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं है। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष संघर्ष के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, प्रत्यक्ष संघर्ष तो ये नहीं है। दूसरा टर्म आप देख रहे हैं शांति। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, युद्ध है, ग्रे जोन क्या है, युद्ध है, तो इट मीन्स जब युद्ध शब्द लगा है तो वो शांति तो होगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि ये शांति भी नहीं है। तो फिर ये है क्या, तो ना ही ये प्रत्यक्ष संघर्ष है और ना ही ये क्या है, शांति है। इट मीन्स कि ये जो ग्रे जोन युद्ध है ये इस दोनों के बीच का कैटेगरी है। आप समझ रहे कि कितना कुटिल होगा ये, कितना अस्पष्ट, कितना इंडिस्टिंक्ट सिचुएशन है ये, कि ना हम इसको संघर्ष बोल रहे हैं और ना ही हम इसको शांति बोल रहे हैं, एकदम उस दोनों के बीच का सिचुएशन है। तो आप कह सकते हैं एक अस्पष्ट स्थिति है, कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये क्या एकदम इंडिस्टिंक्ट सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नाम भी आप देखिए कितना सोच समझ कर रखा गया। क्या नाम है, ग्रे जोन। ग्रे कलर आपने देखा होगा,
और ग्रे कलर को, जब अगर हम ग्रे कलर को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो ग्रे को क्या आप ब्लैक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या आप ग्रे को वाइट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इट मीन्स कि ग्रे क्या है? वही अस्पष्ट स्थिति आप कह सकते हैं कि ब्लैक और वाइट के बीच का वो कंडीशन है कि ना ही वो पूर्णतः ब्लैक है और ना ही वो पूर्णतः वाइट है, लेकिन है दोनों का मिक्सचर उसमें आप देख सकते हैं ग्रे में। तो यहाँ पे यही स्थिति है ग्रे जोन युद्ध का। ना तो आप शांति कह सकते हैं और ना ही ये संघर्ष है। तो काफ़ी अस्पष्ट और काफ़ी कुटिल रणनीति है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि चाइना जो है ये नीति अपना रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस युद्ध नीति की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हथियार, अब जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है? हथियार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब आप इसको डायरेक्ट युद्ध भी नहीं बोल सकते। अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो डायरेक्ट युद्ध भी नहीं बोल सकते और ना ही इसको शांति बोल सकते, ना संघर्ष ना शांति। तो अब समझिएगा इस युद्ध में जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या हो सकता है? तो वो है टेक्नोलॉजी। वो क्या है? टेक्नोलॉजी। अब समझिए टेक्नोलॉजी इतना बड़ा हथियार कैसे इसके लिए। अब ऐसे ही आप ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल समझिए कि एक टेक्नोलॉजी जब से आई है तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस भी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ इस नीति में चाइना को काफ़ी हेल्प मिल रहा है इसके कारण। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी काम अगर कोई पर्सन कर रहा है, कोई 10 लोग कर रहे हैं उस काम को, और वहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी है तो वो 10 लोग का काम टेक्नोलॉजी अकेले और कम समय में भी कर सकता है ना। तो समय भी कम लगता है और फास्टली स्मूदर वे में, फास्टर वे में आपके सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ और ख़ास करके जब हम चाइना की यहाँ बात कर रहे हैं तो चाइना में आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी कितना डेवलप्ड है वहाँ पर। तो ये इसका मुख्य उपकरण, मुख्य टूल के रूप में काम कर रहा है इस युद्ध रणनीति में। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, कुटिल रणनीति। क्यों? क्योंकि आप समझिएगा इसको ऐसे, इसका उद्देश्य आप कह लीजिए, इसकी जो कुटिल रणनीति है वो क्या है। तो ऐसा समझिएगा इसको कि ये चाइना जो है वो अपने विरोधियों को, जो विरोधी देश है उनके या जो उनके विरोधी है, ठीक है, अब समझिएगा चाइना क्या कर रहा है? अपने विरोधियों पर ग्रे युद्ध नीति अपना रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका देखिए, तरीका इस तरह से अपना रहा है कि इनका उद्देश्य, इनका मोटो ही यही है कि तुम अपने विरोधियों को इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाओ कि उनको खतरा का एहसास ही ना हो, उनको पता ही नहीं चले कि उनको खतरा पहुंचाया जा रहा है, कहीं भी महसूस ही ना हो। दीमक की तरह, जैसे आपने दीमक देखा होगा कि आप देखिए कितना कुटिल ये रणनीति है कि दीमक आपके घर में किसी भी लकड़ी के सामान, किसी भी चीज़ में अगर लग जाएगा तो आपको पता नहीं चलता है, और आपको पता नहीं चलेगा। और दीमक कभी इकट्ठा आपने नहीं सुना होगा कि दीमक थोड़ा सा लगा और पूरा लकड़ी खराब हो गया, है ना, या आपकी जो भी चीज़ें वो खराब हो गई, कोई सामान आपने बनवाया वो खराब हो गया। नहीं, आप देखिए दीमक जो है वो छोटा थोड़ा करके वो क्या करता है, वो चीज़ को ख़राब करता है। और एक समय ऐसा आता है वो धीरे धीरे करके, अब वो जो समय 6 महीना हो, साल भर हो, 3 साल हो, 5 साल, जो भी समय लगे, और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो चीज़ जो है, वो लकड़ी जो है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है और आपको एहसास तक नहीं होता कि अरे वो तो ख़राब। तो ठीक दीमक की तरह ये काम कर रहा है कि विरोधी पर इस तरह से अटैक करो, इस तरह से आप आक्रमण करो उस पर कि उसको खतरा महसूस ही ना हो। ठीक है, जैसे आप एक इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक बन जाओ, जैसे आपके कोई मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके बहुत हितैषी है। अब मान लीजिए वो आपके घर में आपको फोड़ रहा हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप ही को कहीं लेकर जा रहा हो। अब आपको पता है कि अरे ये तो मेरा हितैषी है, वो आपके साथ चल रहा है, उसके दिमाग में प्लान है कि मेरे साथ इसको लेके जाना और एक जगह कहीं गड्ढा है उसको वहाँ गिरा देना। वो क्या करेगा, डेली अपने दोस्त को उस जगह पर लेके आएगा, सुरक्षित लेके आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि उस दोस्त को तो अब टेंशन नहीं है कि भाई मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मतलब ठीक हूँ, कोई खतरा नहीं मुझे इसके साथ। अब वो जा रहा है,
और क्या होगा, ऐसे ही जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरे उस पर बिलीव कर लेगा, और फिर जब जिस दिन वो उसको लेके जाएगा, एक गड्ढा रहेगा वहाँ पे, शायद वो उसको ढकेल दे या गिरा दे, कुछ प्लान करके उसके साथ कुछ कर दे, तो उसको पता भी नहीं चला। तो ठीक इसी तरह ये भी ऐसे अपने विरोधियों पर आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है कि उस अपने विरोधियों को क्या हो, कुछ खबर ही ना हो। तो काफ़ी कुटिल रणनीति है ग्रे जोन युद्ध। यहाँ तक क्लियर होगा? आप समझिएगा, इसमें ग्रे जोन युद्ध में जो तरीका है, इसका जो तरीका है इस नीति को अपनाने का, वो तरीका क्या है कि इसमें पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्या पारंपरिक और गैर पारंपरिक, तो ऐसा समझिएगा, जो युद्ध होता है, अगर हम पारंपरिक बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल उसके फॉर्म को देखें, तो युद्ध कैसे होता है, अस्त्र शस्त्र, जो वेपन्स होते हैं, मिसाइल है, बॉम्ब है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, जो पारंपरिक तरीका है। लेकिन उससे भी खतरनाक तरीका है गैर पारंपरिक, और ये बहुत ही कम स्तर पर आप इसको देखें। जो मुख्य जो तरीका है वो गैर पारंपरिक। क्या करेंगे, कहीं घुसपैठी भेज दिया उन्होंने, या फिर कोई जासूसी लगा दिया, या किसी तरह का कोई ऐसा अटैक कर रहे हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चले कि हम उसको मार रहे हैं, और या फिर मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला ही करवा दिया। अब कुछ इस तरह की चीज़ें करवा देते हैं जिस पर इनको कोई मतलब इनको कोई ब्लेम ही नहीं कर सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई जासूस ही छोड़ दिया, अब अगर कोई जासूस पकड़ाता भी तो वो नाम नहीं लेगा, और फिर ये या फिर उससे पूछा भी जाएगा कि क्या आपने ऐसा किया, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो गैर पारंपरिक तरीका है वो काफ़ी खतरनाक। आप देखते होंगे ना, पाकिस्तान आतंकवादी हमला करवाता है, लेकिन आज तक उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने ये करवाया। तो ये काफ़ी खतरनाक तरीका है। तो ये इस तरीके से इस युद्ध रणनीति को क्या किया जा रहा है, इसको अटैक किया जा रहा है अपने विरोधियों पर। यहाँ तक क्लियर होगा? तो आपको ग्रे जोन युद्ध की जो नीति है वो समझ में आ रही होगी कि कैसा इसका नीति है, किस तरह से अटैक किया जा रहा है, और कितना खतरनाक तरीका है कि दुश्मन को खतरा का महसूस ही नहीं होने दे, खतरा महसूस ही नहीं होने दे रहा कि मुझ पर कोई खतरा है। यहाँ तक क्लियर होगा? आप समझेंगे ये जो युद्ध नीति है, इसका कार्य प्रणाली, इसके कार्य करने का तरीका कैसा है, किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या तरीके अपनाता है अटैक करने के लिए अपने विरोधियों पर। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इसके कार्य प्रणाली को समझेंगे। इसके कार्य प्रणाली को समझेंगे। कार्य प्रणाली क्या है कि काम करने का तरीका, किस तरह से वो अपने इस रणनीति को इम्प्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। तो इसमें एक आप टर्म देखेंगे, सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग, ये टर्म ध्यान रखें। देखिए ऐसे ऐसे टर्म जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि सलामी स्लाइसिंग जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। क्या किसी दो देशों के बीच कोई समझौता, कोई ट्रीटी है, क्या कोई युद्ध है, या कोई मिसाइल का नाम है, क्या है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये युद्ध से जुड़ा हुआ सलामी स्लाइसिंग। तो एक टर्म आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। स्लाइसिंग मीन्स स्लाइस की बात, कोई चीज़ स्लाइस किया जा रहा है। आप किसी चीज़ को स्लाइस करते मतलब क्या करते हैं, उसको काटते काटते, जैसे आपने कोई मैंगो लिया, एप्पल लिया, तो आप क्या करते हैं, उसको स्लाइस, उसको अलग अलग पीसेस में काटते हैं, फिर वो अलग अलग बढ़ जाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह, जो पूरा ब्रेड आता है उसको क्या किया जाता है, फिर उसको स्लाइस में काट के हम उसको अलग करते हैं। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है कुछ ऐसी ही है कि मैंने क्या बोला, जो दिमाग का एग्जाम्पल देखिए, वो एक बार में आप इकट्ठा आप पर अटैक नहीं कर रहे, वो क्या करे कि धीरे धीरे टुकड़ों में। सलामी स्लाइसिंग का मतलब ही हुआ कि जो विरोधी देश है या जो आपके विरोधी है उसको टुकड़ों में उस पर अटैक करो, इकट्ठा अटैक नहीं करो। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री से जोड़ना चाहती हूँ। आपने पढ़ा होगा चाणक्य की नीति को। तो जब मौर्य साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, जब मगध साम्राज्य था, तो जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था धनानंद,
तो धनानंद को हटाने के लिए और मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए चाणक्य की नीति क्या थी? क्या उसने डायरेक्ट धनानंद पर अटैक किया या धनानंद के साम्राज्य को जाकर ख़त्म कर दिया? नहीं। यहाँ पर उन्होंने क्या नीति अपनाई? तो चाणक्य ने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर मगध साम्राज्य है, अब वो इकट्ठा अंदर घुस के तो अटैक कर नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले बाहरी छोर से शुरू किया कि इस बाहर जगह पर जो छोटे छोटे राजाओं को वहाँ स्थापित किया गया था, तो उन पर अटैक करके या जो भी नीति अपनाकर, एक रणनीति अपनाकर उनको मिलाते गए। और धीरे धीरे वो बाहर से उन्होंने शुरू किया ये प्रक्रिया, और ख़त्म करते फिर वो फाइनली अटैक करते हैं मगध साम्राज्य पर, और फिर वहाँ पर उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है और एक मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो ये भी कहीं ना आप कह सकते हैं ना कि ये भी एक सलामी स्लाइसिंग का एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि इकट्ठा नहीं किया, टुकड़ों में उन्होंने इसको बांटा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं, वही नीति अपना रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पढ़ा हो चाणक्य की नीति, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि जो विरोधी दल है, जो विरोधी देश है, उनको टुकड़ों में बांट रहे हैं, इकट्ठा उन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, है ना, ताकि पता भी ना चले और अपना काम भी होता जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके साथ ही साथ हम कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि वो और क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो जो आर्थिक गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है, ये उस पर अटैक करता है, आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबको पता है कि हर देश एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है, या फिर किसी भी देश का आप ऐसे समझिएगा इसको कि आर्थिक गतिविधि की अगर हम बात करें कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, वो चाइना वाला मंगा रहा है, आयात कर रहा है इंडिया से। ठीक है, अब इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो मंगा रहा है और उसको मान लीजिए इंडिया पे इसी तरह का वो युद्ध नीति अपना रहा है वहाँ पे, तो वो करेगा क्या कि जो प्रोडक्ट है, या तो उस प्रोडक्ट पे बैन लगा देगा, उससे भी नुकसान होगा भारत को, या फिर वो क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट पर मान लीजिए यही मार्कर अगर इंडिया से चाइना जा रहा है, ठीक है, अब या तो इस प्रोडक्ट पर उसने बैन लगा दिया, या फिर क्या करेगा, इस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देगा कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसे भी जब प्राइस बहुत हाई होगा तो वहाँ पर कोई क्यों ही लेगा, आप समझ रहे। तो आर्थिक गतिविधि पर जो इकोनॉमिक उनकी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उस पर अटैक करना। आप देखते होंगे कि जैसे आपने, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने बहुत सारे ऐप पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। जैसे आपका टिकटॉक था जो चाइना का ही था ऐप, तो उस पर बैन लगा दिया। ऐसे कई तरह के ऐप है जो कोई भी देश बैन लगाता रहता। तो हो सकता है कि चाइना जैसे ये नीति अपना रहा, वो किसी प्रोडक्ट पर, किसी ऐप पर ये क्या कर दे, बैन लगा दे। तो ये भी एक अटैक करने का एक तरीका है, ये भी एक ग्रे जोन युद्ध का एक तरीका है कि आप इस रूप से इनको वीक कर दो। ठीक है, क्योंकि आर्थिक, आपको भी पता है कि आर्थिक गतिविधि का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, क्योंकि अगर ये गतिविधि, ये आर्थिक सिचुएशन जो है, अगर ये सही है, आर्थिक स्थिति जो है वो अगर सही है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी कंडीशंस पर पड़ता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस पर भी अटैक करता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद साइबर हमला। साइबर हमला आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, साइबर हमला तो सबको पता ही है कि मान लीजिए कुछ भी कर सकता है, किसी तरह का हैक कर दे, भारत से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसा हो जो हैक कर दे, इस टाइप की कोई भी चीज़ें कर दे। डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल रूप में वो आपको परेशान कर सकता है। तो ये इसके कार्यप्रणाली में आ गया। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस क्या, अब देखिए ये भी काफ़ी खतरनाक, आप अटैक के रूप में अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी खतरनाक होता है। कैसे?
जो साइकोलॉजी होता है ना वो भी बहुत ही आप कह सकते हैं कमाल की भी चीज़ होती है और बहुत ही खतरनाक भी होती है। ये करेगा क्या कि मान लीजिए अगर वो अपना विरोधी भारत पर, अब भारत के बारे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई पर्सन है कोई चाइना कहीं या कोई भी विदेशी यहाँ पर आकर भारत में आकर वो अपना कोई बिजनेस कोई स्टार्टअप कुछ भी उसने स्टार्ट किया। अब वो अपना कोई काम स्टार्ट किया, कोई फैक्ट्री ही लगाया, कुछ भी किया और किसी कारणवश उस विदेशी की यहाँ मृत्यु हो जाती है या उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो कुछ ऐसी घटना हो जाए। अब क्या होगा कि चाइना जो है अब वो क्या करेगा, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि चाइना जो है वो क्या करेगा, अब भारत में जो जिस विदेशी के साथ वो घटना हुई उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा, उसको इतना। अब देखते प्रचार का कितना असर होता है कि मैं थोड़ा सा आपको ये यहाँ से थोड़ा सा ले के जा रही हूँ दूसरी जगह कि प्रचार का इतना असर होता है कि आज हम कोई नूडल्स लेने जाते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि नूडल्स ये नूडल या वो नूडल, नहीं, हम क्या कहेंगे, मैगी दो। अगर आप यिप्पी भी खा रहे हैं या फिर आप कोई और नूडल खा रहे हैं जो चिंग्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, अरे कहाँ गए थे, अरे मैगी लेने गए थे। क्या खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, है ना। प्रचार का असर। आप कोई पेस्ट लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपके ज़बान से कोलगेट निकलेगा, आप कहेंगे कि अरे कोलगेट देना, है ना। आप कोई अलमीरा लेते हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे अलमीरा लेने गए थे, आप क्या कहेंगे, अरे गोदरेज लेने गए थे। गोदरेज अलमीरा वो तो ब्रांड का नाम है ना। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक असर। तो ये क्या करेगा, उसी पर प्रहार करेगा कि अरे भारत में एक विदेशी गया और उसके साथ ऐसी चीज़ें हो गई, भारत सेफ नहीं है किसी भी मामले में, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगा। अब इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर वो बार बार करेगा भारत के लिए, भारत के नेगेटिव रूप को अगर दिखाएगा वो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाएगा और उसका असर फिर क्या होगा आप देख लीजिए। इससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं आप इसको आर्थिक गतिविधि को भी जोड़ सकते हैं कि उसके आर्थिक गतिविधि पर भी असर हो सकता है ना। तो ये इस तरह से काम करेगा कि उसको पूरी तरह से तोड़ दो। अब मान लीजिए आप ही हैं, आप आपका कॉलोनी है, अब आपके बारे में कोई बहुत दुष्प्रचार करे, है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वो दुष्प्रचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि अरे ये ऐसा ही है, सॉरी ये पर्सन ऐसा ही है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि कहा जाता है कि अगर झूठ को आप 100 बार 1000 बार बोलो ना तो वो भी क्या होने लगता है, फिर लोग उसको सत्य मानने लगते हैं, है ना। तो ठीक वही बात है कि मनोवैज्ञानिक उस पर अटैक करता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि उस देश को क्या कर रहे हैं हम, और इस रणनीति के तहत कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकता, है ना। तो ये इसका एक कार्यप्रणाली में एक ये भी है। इसके साथ ही साथ क्या है, प्रॉक्सी वॉर, है ना। प्रॉक्सी वॉर करा देगा कि डायरेक्टली वो युद्ध नहीं कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट वे में जैसे ही वो युद्ध की नीति अपना रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो प्रॉक्सी वॉर में किसी भी तरह की नीति अपना रहा है तो वो प्रॉक्सी वॉर में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप टूल्स कह सकते हैं इसको, इन सारे टूल्स को यूज़ करके वो अपने विरोधी देशों को धीरे धीरे वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि इसके कार्य प्रणाली में देखिए आपके जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो की पॉइंट्स है ना वो आप दिमाग में रखिएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पूरा सेंटेंस तो लिखना पॉसिबल नहीं। और आप जब लिखेंगे आपके दिमाग में की पॉइंट्स है कि हाँ सलामी स्लाइसिंग, आर्थिक गतिविधि, साइबर हमला, मनोवैज्ञानिक और कई तरीके हो सकते हैं। तो आप की पॉइंट्स को ध्यान रखें और उसको फिर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, ठीक है, तो सबसे जो मुख्य विशेषता आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये युद्ध की श्रेणी में ही नहीं आता, इसको हम युद्ध के कैटेगरी में ही नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि वही अगर आप पहले पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो ये प्रत्यक्ष संघर्ष है और ना ही क्या है ये शांति है, तो इसको युद्ध की श्रेणी में नहीं डालते हैं, ठीक है। एक तो पहले ये ध्यान रखेंगे।
युद्ध की श्रेणी में नहीं, ठीक है, युद्ध की श्रेणी में नहीं। उसके अलावा जैसे युद्ध जब होता है, वॉर होता है, तो क्या होता है कि एक क्योंकि युद्ध का एक तरीका होता है, जब भी किसी दो देश के बीच में मान लीजिए युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो पहले दोनों देशों के बीच में एक वार्तालाप होगी कि एक कुछ पेपर्स तैयार किए जाएंगे कि कुछ उसमें पॉलिसीज़ रहेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे दोनों देश के अपने अपने, और उस चीज़ को फॉलो करना है दोनों देशों को। एक टाइमिंग रहेगा कि हाँ चलो इतना से इतना क्या होगा, युद्ध होगा। तो वो एक क्राइटेरिया है युद्ध का कि इस तरीके से क्या होगा, क्राइटेरिया उसको पूरा करना है हम लोग को। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि वो तो अटैक कर रहा है और वो बोल भी रहा है कि नहीं, अगर आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, कोई उस पर बोल भी नहीं सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो युद्ध की श्रेणी में ही नहीं आता। उसके अलावा इसमें जो टाइम लगता है, ठीक है, तो टाइम कभी कभी कहने को मतलब एक मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक साल भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं दीमक की तरह इकट्ठा, तो वो अटैक चीज़ों को ख़राब करेगा नहीं। एक साल या फिर कई बार एक दशक भी चला जाता है, यानी कि 10 साल। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो चीज़ों को अपने विरोधी देशों पर वो अटैक कर रहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा ये हो जाता है कि इसके चलते, अब देखिए इतना जो टाइम टेकन लग रहा है, इसके चलते एक और विशेषता इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही, तो आप इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला तो युद्ध की श्रेणी में ही नहीं आता है, ठीक है, युद्ध की श्रेणी में ही नहीं आता है। अब जब युद्ध की श्रेणी में नहीं है, जैसे आप युद्ध कर रहे हैं, अब आपने एक क्राइटेरिया, मैंने बताया कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो अब कुछ क्राइटेरिया तय किया गया, तो अगर उस क्राइटेरिया का कोई उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन कर रहा है, तो वहाँ पर सामने वाला जो विरोधी देश है वो एक दूसरे को बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा क्राइटेरिया तय ही नहीं। इवन ये तो खुद ये जो ग्रे जोन युद्ध है, ये थोड़ी ये बोल के कर रहा है कि हम ग्रे जोन युद्ध नीति अपना रहे हैं, है ना। ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम हम अटैक कर रहे हैं या हम आप पर हमला या किसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप समझिएगा, तो जब ये चीज़ें हैं ही नहीं और इतना टाइम टेकन भी है, ऐसा तो नहीं है कि आज हमने कोई काम कर दिया, कहीं जाके वेपन छोड़ दिया कुछ, या कोई मिसाइल छोड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया और फिर हम पर ब्लेम किया जा रहा है। टाइम टेकन है, वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। तो इस क्रम में आप उसको ना सवाल कर सकते, और अगर कोई सवाल करता है तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें युद्ध की श्रेणी में जो उसको नहीं रखा जाता है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसा ही है कि आप ऐसा समझिएगा जैसे कि घर में एक घर है, सास बहू बेटा सब उस घर में है, ससुर सब है। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए बहू जो है वो उसको दिन रात उसको मेंटली हरास किया जा रहा है, या जिस भी वे में उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसकी सास मान लीजिए जब कोई नहीं है घर में तो वो उसको खूब टॉर्चर कर रही है, खूब उसको प्रताड़ित कर रही है। अब जैसे ही बेटा आता है, अब किसी आदमी को आप बार बार प्रताड़ित करेंगे तो वो मेंटली कहीं ना कहीं उसका दिमाग खराब रहेगा। अब जैसे ही बेटा आया तो वो क्या कहने लगे कि अरे चलो, बहू को कहेगी कि चलो कुछ खा लो, ये कर लो, अरे देखो खाती ही नहीं है, मैं इतना इसको बोल रही हूँ, इतना फोर्स कर रही हूँ, नहीं खाती है। फिर वहाँ पर बेटा क्या करेगा, वो बोलेगा कि अरे तुम खा क्यों नहीं रही है। तो वहाँ पर बहू का क्या हो जाता है, वो अगर मान लो रिएक्ट कर गई तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको क्लेम किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसी से जोड़ती हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि जवाबदेही नहीं है, ठीक है। अब कोई देश अगर चाइना को अभी बोल दे कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, ये तो कोई युद्ध कर नहीं रहा, तुमने ऐसा ऐसा किया, तो ये तो पूरे एकदम खुले से बोल सकता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर क्या होगा कि फिर क्वेश्चन जो देश उठा रहा उसी पर लगेगा कि तुम इस पर किस आधार पर इस पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो। तो जैसे वही हुआ कि बेटा फिर अपनी वाइफ को ही कहेगा कि तुम क्यों इस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो, माँ तो कितने अच्छे से तुमसे पेश आ रही है ना। तो जो कूटनीति होती है, तो एक कुटिल चाल आप कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ना तो युद्ध की श्रेणी में आएगा, इतना समय लग जाता है, तो उसके लिए वो कहीं भी जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और ख़ास करके एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो ग्रे जोन युद्ध नीति अपनाई जाती है, ये ज़्यादातर
ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे देशों पर या ऐसे विरोधियों पर अपनाया जाता है जो कि कमज़ोर हो, जो उसके तुलनात्मक कमज़ोर हो, वो वहाँ पर ऐसे नीतियों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं या वहाँ पर ये अटैक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे बचने के लिए उपाय क्या होने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें हमेशा से प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर इसने चाइना ने ये जो युद्ध नीति अपना रहा है, अब ये कोई काम कर ही देगा और उसके बाद कुछ ऐसा हमला या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो गई और उसके बाद अगर हम जाग रहे हैं तो वो तो ठीक है कि काम वो उसने तो कर दिया, उसके बाद कितना नुकसान होता है तो वो उन सारी चीज़ों का भरपाई कर पाना मुश्किल होता है। तो हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब किस तरह से हम इससे बचेंगे, तो सबसे पहले तो ये कि जो हमारा खुफिया एजेंसी है उसको और भी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाए, मतलब और ज़्यादा एकदम सतर्क हो जाए, और ख़ासकर उन देशों के लिए जिनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। और आपको पता ही है कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो तो भगवान की कृपा से सबको पता ही कि कैसा पड़ोसी देश है, कैसा देश हम लोग को मिला है, हमेशा खतरा मंडराते रहता है। तो आप ऐसे देशों के प्रति जिसके साथ आपका आपसी संबंध अच्छा नहीं है, तो आप अपनी खुफिया एजेंसी को इतना ज़्यादा सशक्त कर लीजिए कि वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखें, एक एक छोटी छोटी बातों पर नज़र रखें, है ना। तो ये चीज़ जब होगा ना, तो जो विरोधी देश है उनकी गतिविधियों पर हम नज़र रख पाएंगे, उनके गतिविधियों को हम मॉनिटर कर पाएंगे कि आखिर ये चीज़ क्यों कर रहा है ना। उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि छोटी से छोटी गतिविधि अगर विरोधी देश की कुछ ऐसे देखने को मिल रही है तो हमें तुरंत वहाँ प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए कि आखिर क्यों, हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या इसका कनेक्शन यहाँ से हो सकता है या नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ और क्या करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय देश जिनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है, हम उनके साथ बहुत सारी ऐसे व्यवस्था को तय कर सकते हैं, बहुत व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं जिससे इन सारी चीज़ों से, इन ऐसे अटैक से क्या होगा, बचा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका पूरा था ग्रे जोन वॉर, जिसमें मैंने पूरी उसकी रणनीति बताई आप लोगों को, और इसको आप एक नोट की तरह इसको आप टू दी पॉइंट लिखकर और फिर सारा नोट आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।